स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए. साइबर सुरक्षा विनियमन, बी. वन एवं पर्यावरण संरक्षण, सी. कृषि मूल्य निर्धारण सुधार, डी. श्रम कल्याण और औद्योगिक संबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. वन एवं पर्यावरण संरक्षण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन मूलतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2002 में किया गया था तथा बाद में वर्ष 2008 में इसका पुनर्गठन किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण तथा न्यायालय के निर्देशों और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक तदर्थ निगरानी निकाय के रूप में कार्य करता था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2023 की अधिसूचना के अनुसार सीईसी को एक स्थायी वैधानिक निकाय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। उजाला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे वर्ष 2015 में पारंपरिक ताप दीपक और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंपों के स्थान पर ऊर्जा बचत करने वाले एलईडी बल्बों का उपयोग करके ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च किया गया था। 2. यह भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और डिस्कॉम के बीच एक संयुक्त परियोजना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उजाला योजना इसे वर्ष 2015 में पारंपरिक तापदीप्त और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप को ऊर्जा बचत वाले एलईडी बल्बों से बदलकर ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च किया गया था, अतः कथन एक सही है। यह भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और डिस्कॉम के बीच एक संयुक्त परियोजना है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी क्षमता 300 मेगावाट तक है, जो पारंपरिक रिएक्टरों का लगभग 1/3 है। 2. इन्हें हर 1 से 2 वर्ष में केवल एक बार ईंधन भरने की आवश्यकता होती है, जबकि पारंपरिक संयंत्रों को हर 3 से 7 वर्ष में ईंधन भरने की आवश्यकता होती है। 3. केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका लक्ष्य 2023 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए एसएमआर पर अनुसंधान, विकास और संचालन करना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर या एसएमआर। एसएमआर उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी क्षमता 300 मेगावाट तक है, जो पारंपरिक रिएक्टरों का लगभग 1/3 है, अतः कथन एक सही है। ये कॉम्पैक्ट होते हैं, कारखाने में असेंबल किए जा सकते हैं तथा संस्थापना हेतु परिवहन योग्य हैं, जिससे दूरदराज अथवा सीमित स्थान वाले क्षेत्रों के लिए ये उपयुक्त हो जाते हैं। इसकी पुनः ईंधन अवधि 3 से 7 वर्ष होती है। परंपरागत संयंत्रों में यह 1 से 2 वर्ष में किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। केंद्रीय बजट 2025-26 में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान तथा विकास पर ध्यान केंद्रित करने एवं वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन और संचालन योग्य एसएमआर विकसित करने के क्रम में परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित एक केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जो किसी भी सरकार या संस्था के नियंत्रण के बिना संचालित होती है। 2. क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को ब्लॉकचेन नामक एक सार्वजनिक डिजिटल खाता बही में दर्ज किया जाता है, जिसका रखरखाव और सत्यापन कंप्यूटरों के वैश्विक नेटवर्क द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जो किसी भी सरकार या संस्था के नियंत्रण के बिना संचालित होती है, अतः कथन एक सही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को ब्लॉकचेन नामक एक सार्वजनिक डिजिटल खाता बही पर दर्ज किया जाता है, जिसे कंप्यूटर के वैश्विक नेटवर्क द्वारा बनाए रखा और सत्यापित किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। विकेंद्रीकरण और क्रिप्टोग्राफी के उपयोग से किसी के लिए भी मुद्रा या ब्लॉकचेन पर दर्ज लेनदेन में परिवर्तित करना कठिन हो जाता है। क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरणों में बिटकॉइन, एथेरियम और लाइटकॉइन शामिल है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। 2. यह रक्त तीतर का क्षेत्र है जो सिक्किम का राज्य पक्षी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तथा यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, अतः कथन 1 सही है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है और उत्तरी सिक्किम में जोंगू घाटी विशेष रूप से औषधीय पौधों से समृद्ध है। महत्वपूर्ण जीव प्रजातियों में रक्त तीतर, सिक्किम का राज्य पक्षी, लाल पांडा, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग आदि शामिल है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में तेल आपूर्ति और मूल्य को विनियमित करने के लिए की गई थी। 2. कच्चे तेल का निर्यात करने वाले गैर ओपेक देशों को ओपेक प्लस देश कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन या ओपेक, इसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में की गई थी। यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय वियना में है और जो वैश्विक तेल बाजार को स्थिर करने के लिए अपने सदस्य देशों के बीच तेल की आपूर्ति और कीमत का समन्वय तथा विनियमन करता है, अतः कथन 1 सही है। कच्चे तेल का निर्यात करने वाले गैर ओपेक देशों को ओपेक प्लस देश कहा जाता है, अतः कथन 2 सही है। ओपेक प्लस में ओपेक के सदस्यों के अतिरिक्त अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है ताकि उन्हें कृषि मूल्यों में एकाएक गिरावट से बचाया जा सके। 2. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार बुवाई के मौसम की शुरुआत में इसकी घोषणा करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी, इसकी शुरुआत वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग, जिसे बाद में सीएसीपी नाम दिया गया, के गठन के बाद हुई थी। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने तथा किसानों को बाजार मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाने के क्रम में बाजार हस्तक्षेप के रूप में की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है ताकि उन्हें कृषि मूल्यों में एकाएक गिरावट से बचाया जा सके, अतः कथन 1 सही है। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का पालन करते हुए बुआई के मौसम की शुरुआत में एमएसपी की घोषणा करती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, एडवेयर, रैंसमवेयर और ट्रोजन पद सामान्यतः जन समाचारों में किस संदर्भ में रहते हैं? ए. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय नीतियां, बी. साइबर सुरक्षा और कंप्यूटर खतरे, सी. वित्तीय धोखाधड़ी और बैंकिंग विनियमन, डी. चिकित्सा अनुसंधान और टीका विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. साइबर सुरक्षा और कंप्यूटर खतरे। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। साइबर सुरक्षा, एडवेयर, रैंसमवेयर और ट्रोजन जैसे पद मलिशियस सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं जो कंप्यूटर और डिजिटल प्रणालियों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इनका संबंध सामान्यतः साइबर सुरक्षा से होता है क्योंकि साइबर अपराधी इनका उपयोग डेटा चोरी करने, एक्सेस को अवरुद्ध करने अथवा सिस्टम को क्षति पहुंचाने के लिए करते हैं, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पंचायत सीईओ की शक्तियां एवं कार्य नियम 1985 के अनुसार पंचायत प्रशासन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत की क्या भूमिका है? ए. पर्यवेक्षी एवं नियंत्रण प्राधिकरण निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है, बी. कार्यकारी शक्तियों के बिना औपचारिक प्रमुख, सी. ग्राम पंचायतों में सरपंचों की नियुक्ति, डी. केवल पंचायत खातों की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश पंचायत सीईओ की शक्तियां एवं कार्य नियम 1985 के अनुसार सीईओ के पास पंचायतों पर पर्यवेक्षी और नियंत्रण शक्तियां हैं जिसमें आवंटित धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करना भी शामिल है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर पंचायत प्रतिनिधि की वित्तीय शक्तियां वापस लेना सीईओ के अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कमजोर बच्चों के बचाव और सहायता के उद्देश्य से शुरू किया गया प्रोजेक्ट साथी किसकी पहल है? ए. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, डी. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नालसा द्वारा कमजोर बच्चों के लिए कानूनी पहचान और समग्र सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट साथी या आधार के लिए सर्वेक्षण और ट्रैकिंग एवं समग्र समावेश तक पहुंच शुरू किया गया था।
यह परियोजना कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों जैसे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बचाए गए बच्चे को आधार पंजीकरण, शैक्षिक और कल्याणकारी लाभ तथा पुनर्वास प्रदान करने पर केंद्रित है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने तथा सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए किया गया था। 2. प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक हैं। उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को SLSA का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। दून घाटी किन 2 हिमालय पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? ए. महान हिमालय और ट्रांस हिमालय, बी. शिवालिक पहाड़ियां और लघु हिमालय, सी. पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी, डी. जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।